बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। पंचायत की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। गांधी जी का कहना था कि जो देश की आत्मा है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है। उनके इस सपने को साकार करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल लाया गया जो कि आर्टिकल 40 के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में जब पंचायत को लाया गया तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं किया गया। इसे सिर्फ जो राज्य के जो कानून है उसी के हिसाब से इसे एक तरह से एग्जीक्यूट कर दिया गया। बाद में इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और एक नया शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया जो कि शेड्यूल 11 और इसे पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिकॉग्निशन मिला उसका स्टेप इतना ईजी नहीं था। इसे अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ा। बाद में अनेक प्रकार की स्टडी होने के बाद अंत में इसे शामिल किया गया। आज हम बात करेंगे अलग अलग कमेटीज के बारे में कि ये कमेटीज क्या क्या रिकमेंडेशंस देती रही और आगे आगे किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में चेंज लाने की बात की जाने लगी। सबसे पहले हम 4 ही कमेटीज हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 2 कमेटीज हैं इन्हें सिर्फ आप लर्न कर सकते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1952 में इसे गठित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 1957 में सौंपी थी। अशोक मेहता कमेटी जो कि 1977 में बनाई गई थी लेकिन 1978 में इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। उसमें जो भी रिकमेंडेशंस थे उसको हम आगे रीड करेंगे। उसके बाद इसी बीच में दांतवाला कमेटी गठित की गई थी जो कि 1978 में और हरमंथा राव कमेटी जो कि 1984 में। इन दोनों कमेटी की विशेषता ये है कि इस कमेटी ने दांतवाला जो कमेटी 1978 में गठित की गई थी इसने ब्लॉक लेवल पे क्या क्या रिकमेंडेशंस देनी चाहिए उस पर काम किया और हरमंथा राव कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से काम करना चाहिए उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस पेश की थी। तीसरी कमेटी है GV राव कमेटी जो कि 1985 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इनकी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज किया गया पंचायती राज को लेकर तो उसमें सम्मिलित भी की गई। LM सिंघवी जी की कमेटी जो कि 1986 में गठित की गई थी और इसको आगे जाके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे PV नरसिम्हा राव उन्होंने जो जिस टाइम पे ये रिप्रेजेंट किया कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इनकी सारी की सारी बातों को उस तरह से उसको अमेंड कर दिया गया था। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि बलवंता राव मेहता ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद हम अशोक मेहता जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम GV राव के बारे में और फिर LM सिंघवी की रिकमेंडेशंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गठित की गई थी इसने अपनी जो रिकमेंडेशंस की रिपोर्ट थी वो 1957 में सौंपी थी। इनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में 3 टियर गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। पहली विलेज लेवल पे, दूसरी ब्लॉक लेवल पे, तीसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे जो भी संस्था काम करेगी जो एग्जीक्यूटिव्स काम करेंगे उसको ग्राम पंचायत बोला जाएगा। ब्लॉक लेवल पे जो काम करेंगे उसको पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करेंगे उसको जिला परिषद के नाम से जाना जाएगा। बलवंत राय मेहता साहब ने ये भी रिकमेंड किया कि इलेक्शंस किस प्रकार से होने चाहिए। जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्टली होंगे, मतलब कि उसी एरिया के जो भी लोग जो कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होंगे, मतलब कि वहाँ के लोग जितने भी वोटर लिस्ट में आते होंगे वो अपने जो भी उम्मीदवार है उसको डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। और पंचायत समिति है और उसके बाद जिला परिषद, इन दोनों के जो इलेक्शंस होंगे वो इनडायरेक्टली होंगे। इन्होंने ये भी बोला कि जो चेयरमैन होगा इस पूरे के पूरे सिस्टम का वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। बलवंत राय मेहता जी की रिकमेंडेशंस को नेशनल डिफेंस काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया जो कि रिस्पॉन्सिबल थी उस टाइम पर 5 ईयर प्लान्स के लिए, 5 वर्षीय योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए। आज के टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको खत्म करके नीति आयोग को ले आया गया है। बलवंत राय मेहता जी की जो रिकमेंडेशंस थी उसको फॉलो करने वाला जो पहला स्टेट था वो राजस्थान था।
राजस्थान ने सबसे पहली पंचायत को बनाया। इसका जो इनॉग्रेशन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया। दूसरा जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। दूसरी जो कमेटी थी वो अशोक मेहता कमेटी थी, जो कि 1977 में बनाई गई थी और 1978 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। इसमें क्या फर्क था अशोक मेहता बलवंत राय मेहता जी की कमेटी से और अशोक मेहता जी की कमेटी में क्या डिफरेंस था? उन्होंने 2 टियर गवर्नमेंट के बारे में, मतलब कि 3 लेवल पर पंचायत होंगी, 3 लेवल पे पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन्होंने 2 टियर गवर्नमेंट के बारे में रिकमेंड किया। इसमें कौन कौन सी होंगी? जिला परिषद होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, और मंडल पंचायत होगी जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब कि कुछ गांव को मिलाकर जिनकी जनसंख्या कम से कम 15,000 से 20,000 के बीच में होगी, वहां पर मंडल पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया गया। पंचायत को अपने जो रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करने के लिए कुछ अपने जो भी काम करने होते हैं, जो डेवलपमेंट विकास के कार्य करने होते हैं, उसके लिए पंचायत को कुछ छूट भी देनी चाहिए ताकि वो टैक्सेस लगा सके। इसके अलावा एक मिनिस्टर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह देनी चाहिए ताकि वो जो भी पंचायत के जो भी इंटरेस्ट है उनको फुलफिल कर सके। अशोक मेहता के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो इलेक्शंस होने चाहिए वो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए, लेकिन वो ये एग्जीक्यूट तभी करवा सकता है जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट कर ले। अशोक मेहता की जो रिकमेंडेशंस थी वो सारे के सारे कोलैप्स हो गए, उनमें से एक भी एक्सेप्ट नहीं की गई। कारण था कि उस टाइम पे मोरारजी देसाई की जो जनता गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई थी, जिसकी वजह से इनके रिकमेंडेशंस को आगे फॉलो नहीं किया जा सका। परंतु इसके साथ ही साथ कुछ स्टेट थे जैसे कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन्होंने अपने जो ऑलरेडी पंचायती राज इन्होंने बनाया था अपने अपने राज्यों में, उसको और भी ज़्यादा बूस्ट किया, रिवाइटलाइज किया इन रिकमेंडेशंस को ऐड करके। जीवीके राव कमेटी जो कि 1985 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसे भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सारी के सारी जो व्यवस्था थी उसको पढ़ने के बाद जो जीवीके राव जी थे वो इस कंक्लूजन में पहुंचे थे दैट इट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज बिकम द ग्रास विदाउट रूट्स, मतलब कि इसकी जो जड़ें हैं वो नौकरशाही ने खा ली है। इसकी वजह से इन्होंने फोकस किया कि पंचायत को कुछ ज़्यादा ही पावर देनी चाहिए ताकि हम ट्रू डेमोक्रेसी, मतलब कि सच में हम एक लोकतंत्र देश की तरफ बढ़ सके। उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उन्होंने बोला कि पंचायत जिला जो परिषद है उसको प्लानिंग और डेवलपमेंट का रोल दिया जाए, उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया कि जो पंचायत हैं उनको कोई ना कोई ऐसा रोल देना चाहिए ताकि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट में भागीदारी बन सके, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ना करें, एक पार्टिसिपेशन करें अपने उस एरिया के डेवलपमेंट में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन के बारे में इन्होंने बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाना चाहिए। ये किसकी जगह, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि पहले हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो जो चेयरपर्सन होगा उस एरिया के जिला परिषद का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया गया कि एक और नई पोस्ट बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। इलेक्शंस क्या होने चाहिए, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पिछले जो इलेक्शंस थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, कभी इलेक्शंस हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। एक बार तो 11 साल बाद इलेक्शंस हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली होने चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किसी भी तरह से इलेक्शंस को खारिज ना करें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, और अगर खारिज की भी जाती है तो कम से कम 6 महीने में दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए। जीवीके राव कमेटी है वो हनुमंता राव कमेटी और दांतवाला कमेटी से किस तरह से डिफरेंस है कि दांतवाला कमेटी ने ब्लॉक लेवल पर ज़्यादा पावर देने की बात कही थी और हनुमंता राव ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करने की बात कही थी। लेकिन जो जीवीके राव कमेटी है वहाँ पर जो फोकस था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे ज़्यादा था, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। एलएम सिंघवी कमेटी जो कि 1986 में बनाई गई थी, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों, ताकि जो भी पंचायत के जो भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिजर्व किया जा सके। न्याय, उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए जहाँ पर जो उनके जो बेसिक कुछ अगर किसी तरह से कुछ भी
डिस्प्यूट्स हैं तो उसको वहीं पर उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। उन्होंने ग्राम सभा जो कि विलेज असेंबली है उसको ज़्यादा एम्फोसाइज किया। उन्होंने बोला कि ग्राम सभा ऐसे लोगों की सभा होनी चाहिए जो उस एरिया के जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड लोग हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को चुनकर आगे लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए देश की डेमोक्रेसी में और ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण की तरफ देश को बढ़ाया जा सके। एलएम सिंघवी कमेटी के बाद अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कोशिश की कि किसी तरह से पार्लियामेंट में इस कानून को पास किया जाए। अंत में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने 1992 को इसे एक पार्लियामेंट में रखा और इसको पास कर दिया गया कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd में, इसे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और एक नया शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल 11 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O जो कि डील करता है पंचायती राज से। 3 टायर गवर्नमेंट जो इसमें शामिल किया हुआ है वो 3 टायर गवर्नमेंट को शामिल किया गया, लेकिन ये भी छूट दी गई कि जिन राज्यों की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं है वो 2 टायर गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। इलेक्शंस कौन कराएगा? इसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी पंचायत को। और ये इलेक्शंस कब होने चाहिए? अगर किसी तरह से कोई डेजुलेशन हो जाता है, मतलब कि उस पंचायत किसी तरह से खारिज हो जाती है, तो उसके खारिज होने के विदिन 6 महीने ही इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन, SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, साथ ही 1/3 रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। इसमें चाहे वो SC हो ST हो कोई भी हो, लेकिन पूरा का पूरा रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। इसके अलावा भी रिजर्वेशन दिया गया जो कि चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए, ये देखते हुए कि उनकी क्या पॉपुलेशन है उस एरिया में। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 5 साल के लिए कोई भी पंचायत जो बनेगी वो 5 साल के लिए बनेगी। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो कम से कम 21 साल का जो व्यक्ति है और देश का एक तो नागरिक है, ऊपर से वहाँ के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है, वो पंचायती इलेक्शंस लड़ सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर इस पंचायती राज को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति जी की मंजूरी लेना अनिवार्य है, और वो भी ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि किसी मॉडिफिकेशन के साथ पंचायती राज को उस यूटी में, यूनियन टेरिटोरी में लागू किया जा सकता है। एग्जम्प्टेड एरिया, कौन कौन से एरिया है जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू नहीं किया जा सकता? इसके लिए दार्जिलिंग जहां पर ऑलरेडी गोरखा काउंसिल, हिल काउंसिल है, और मणिपुर में ऑलरेडी काउंसिल है, वहां तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ 9 शेड्यूल्ड एरिया हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। जैसे कि 9 जो एरियाज हैं वो छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये एरियाज हैं जो कि शेड्यूल 5 में आते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट पंचायती राज को नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो नया कानून लेकर आई, पेसा 1996 में एक नया कानून लेकर आई ताकि पंचायत को इन एरियाज में लागू किया जा सके। पेसा की फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, जो कि 1996 में इसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो आज हमने डिस्कस किया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या था, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस प्रकार से दिया गया। थैंक यू सो मच।